and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 19th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about analysis of current economic reforms that has been announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So जैसा कि मैंने आपको बताया, in this article we will try to analyze the recent economic reforms announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman ji under initiative प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान. सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी करंट रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं, एसेंशियली दे हैव टू फीचर्स. फर्स्ट, all such reforms are mostly focusing on supply side of the economy and they are focusing less on demand side of the economy. And second, most of them are long term reforms. तो शॉर्ट टर्म में जो इस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण इम्पैक्ट आया है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, उसको एड्रेस करने के लिए ज़्यादातर रिफॉर्म्स नहीं लाए गए हैं. ज़्यादातर रिफॉर्म्स वैसे हैं जो लॉन्ग टर्म विजन से इंस्पायर होकर के लाए गए हैं. ये जो प्रोग्राम्स हैं, दे वर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. ऐसा नहीं है कि they have been brought mainly because of COVID-19 lockdown or the slowdown caused because of COVID-19. These were already in the pipeline or in the future plan of the government. So most of the reforms इस तरीके के हैं. कंक्लूज़न इस आर्टिकल में इस तरह से किया गया है कि भारत सरकार ने थोड़ा रिस्क लिया है. भारत सरकार ने अभी के टाइम में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर के आई है इंडियन इकोनॉमी में, जो लॉन्ग रन में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी शॉर्ट टर्म में रिस्क फेस कर रही है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. हाल फिलहाल में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज अभी वर्ज ऑफ कोलैप्स पे हैं. लोगों के पास पैसा नहीं है टू स्पेंड, यानी कि कंजम्पशन काफ़ी कम है. और शॉर्ट टर्म का जो रिस्क है, अगर उसको हम उससे रिकवर नहीं कर पाए, देन देयर विल बी बिगर प्रॉब्लम. क्योंकि भारत सरकार तो जो भी रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है, ज़्यादातर इन रिफॉर्म्स में उनका लॉन्ग टर्म विजन है. जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इमर्ज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल. तो ज़रा समझते हैं कि इस आर्टिकल में कैसे ये दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं. जो सबसे पहला पॉइंट है दैट मोर एम्फेसिस ऑन सप्लाई साइड एंड लेस ऑन डिमांड साइड दिया गया है इन द रिसेंट रिफॉर्म्स. इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक्स समझने होंगे. थोड़ा सा बेसिक्स ब्रीफली देख लेते हैं. आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कोई भी सरकार जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है, वो है जीडीपी ग्रोथ रेट. इट्स नॉट जस्ट जीडीपी, इट इज़ जीडीपी ग्रोथ रेट. आप अक्सर सुनते रहते होंगे जो हेडलाइंस होते हैं अक्सर कि आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ रेट ये होने वाला है, आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ रेट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर एट मैक्रो लेवल इज जीडीपी ग्रोथ रेट. एक बार ब्रीफली जरा देख लेते हैं जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट में अंतर क्या होता है. GDP is the monetary value of goods and services produced within a country in a particular year, while GDP growth rate is the percentage change in the monetary value of goods and services produced in an year with respect to last year. तो मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरा वाला फैक्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको ज़रा सा ब्रीफली देख लेते हैं. मान लो कोई कंट्री A है, हाइपोथेटिकल कंट्री हमने बनाया है A, और एज्यूम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी कि इस कंट्री में बस एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और वो है बिस्किट्स. तो मान लो कि इन ईयर 2018-19 द नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री ए वाज 100 और बिस्किट पर बिस्किट प्राइस वाज ₹10. तो जीडीपी ऑफ दिस कंट्री विल बी 10 into 100 दैट इज ₹1000. जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर. तो मॉनेटरी वैल्यू पर बिस्किट है 10 एंड नंबर ऑफ बिस्किट्स है 100, सो जीडीपी विल बी ₹1000. अब 2019-20 में मान लो कि नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड हैव बीन 110. प्राइस हम लोग कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, आपको पता होगा वी टेक अ बेसिक कांस्टेंट प्राइस.
ताकि प्रॉपर हमें अंदाज़ा लग सके कि कितना ग्रोथ हुआ है। तो प्राइस वापस से पिछले साल का ही लेंगे, इन्फ्लेशन को इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको बेसिक जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का प्रोसेस पता हो तो प्राइस वापस से वही लिया जाएगा, ₹10 पर बिस्किट। तो जीडीपी फॉर दिस पर्टिकुलर 2019-20 विल बी ₹1100। So the growth rate in this particular year 2019-20 with respect to last year 2018-19 will be 10%। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रोथ रेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस जीडीपी इटसेल्फ। इसको ज़रा सा और समझते हैं। अब एक बात समझते हैं, देखो लास्ट ईयर 2018-19 में द नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड वेयर 100, और मान लो कि इस कंट्री ए का हाइपोथेटिकली पॉपुलेशन है 10, देन टेक्निकली एवरी पर्सन ऑन एन एवरेज विल गेट 10 बिस्किट्स। And next year in 2019-20 the number of biscuits have been now produced 110, so technically every person on an average will get 11 biscuit। so आप देख सकते हैं because we produced more biscuit in the next year, every person on an average is getting more biscuit। सो इससे हमें एक बात पता चलती है कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ता रहेगा साल दर साल, ईयर ऑन ईयर, अगर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आवर पॉपुलेशन, तो हमारी लाइफस्टाइल इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। पिछले साल हम सबको 10 बिस्किट मिले थे हाइपोथेटिकली, इस साल हम सबको 11 बिस्किट मिले हैं। अगर लार्जर स्केल पे सोचो, पूरे देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे उससे ज़्यादा अगर हमने प्रोड्यूस किया तो हमें ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन को कांस्टेंट कर दिया था, 10 ही पॉपुलेशन माना था 2018-19 में भी और 2019-20 में भी। लेकिन प्रैक्टिकल केस में तो ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल केस में पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। सो द आइडिया इज़ कि जिस रेट से पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है उससे ज़्यादा रेट से हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, तभी जाकर के साल दर साल, ईयर ऑन ईयर हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। जितना हमारी संख्या बढ़ रही है उससे ज़्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएँ। So conclusion of the analysis is that the GDP growth rate should be higher than the population growth rate. This will ensure improvement of lifestyle of people in general. So ये मैंने बेसिक ग्राफ प्लॉट करके दिखा रखा है आपको किस तरह से हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वेरी किया है राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखना। हाल फिलहाल में द ग्रोथ रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज समवेयर क्लोजर टू 1%। इन 2020 इनफैक्ट द ग्रोथ रेट वाज 0.99%, यानी कि 1% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। हाईएस्ट ग्रोथ रेट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जो हमारे कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस रजिस्टर हुआ है वो है 2.36% का, दैट वाज रजिस्टर्ड इन द ईयर 1982। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखना। तो हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है 1% की रफ्तार से, तो हमारा जीडीपी उससे ज़्यादा रफ्तार से ग्रो करना चाहिए, तभी जाकर के हमारी जो एवरेज लाइफस्टाइल है इस साल उससे बेहतर हो पाएगी लाइफस्टाइल इन नेक्स्ट ईयर। अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 0 होता या नेगेटिव होता, इसका मतलब ये कि जो हमारी लाइफस्टाइल इस साल है उससे ख़राब हो जाएगी लाइफस्टाइल हमारी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज उससे कम प्रोड्यूस हुए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ रेट एंड वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो दुनिया भर की सरकारों को जो भी उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसमें उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है जीडीपी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना। एज आई सेड, द एंटायर फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इज टू मेंटेन हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा हो उससे कहीं ज़्यादा आपको जीडीपी ग्रोथ रेट इंश्योर करना चाहिए। दैट ऑटोमेटिकली विल गारंटी दैट पीपल विल एंजॉय बेटर लाइफस्टाइल एंड देयर विल बी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपको उसके लिए नौकरियाँ प्रोड्यूस करनी होंगी, तभी तो जाकर के लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो देयर विल बी बेटर लाइफस्टाइल। सो हाई जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डायमेंशन में ऑफ एनी गवर्नमेंट। यानी कि हाई जीडीपी मीन्स मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। बट देयर आर टू वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन हमारे देश में जो भी हमारे देश में प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज, उनको बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो हम अपने देश में डिमांड बढ़ा दें या हम अपने देश में सप्लाई बढ़ा दें। सो दीज आर टू वेज, आइदर यू इंक्रीज द डिमांड और यू इंक्रीज द सप्लाई। बट आपको एक चीज़ और समझनी, इकोनॉमिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट मूव इन आइसोलेशन, दे ऑलवेज रिमेन इन सिंक। ऐसा हो नहीं सकता कि देश में आपके 100 बिस्किट्स का डिमांड है और प्रोड्यूसर्स 120 बिस्किट्स बना रहे हो, बिकॉज इन दैट केस 20 बिस्किट्स विल गो टू वेस्ट।
और ऐसा भी नहीं होगा कि देश में 120 बिस्किट्स का डिमांड है और प्रोड्यूसर बस 100 बिस्किट बना रहे हैं, क्योंकि ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है बट दिस इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन, क्योंकि वैसे हालात में देयर विल बी इन्फ्लेशन। सो इन जनरल द डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज रिमेन इन सिंक। जो डिमांड होती है मोर और लेस वही सप्लाई होती है। If, as I said, supply is more, demand is less, then it will lead to wastage, and if demand is more and supply is less, then it will lead to inflation. So supply is always regulated by demand in an economy. और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो डिमांड होता है इन जनरल वो ड्राइवर होता है किसी भी इकोनॉमी का। लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों के हाथ में पैसा होता है, देन दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर, एंड देन ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीजेज। सो डिमांड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप देयर शुड बी डिमांड, लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, देन ओनली द सप्लायर कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स। अगर हम सप्लाई साइड में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे देन इट विल लीड टू वेस्टेज। और अभी इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की कि भारत सरकार ज़्यादातर फोकस कर रही है सप्लाई साइड पे। फॉर एग्जाम्पल जो रिसेंट रिफॉर्म्स लाए गए उनको जरा एक करके देखते हैं। ईजी लोन्स टू एमएसएमई विदाउट एनी कोलैटरल। इससे होगा क्या कि जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सस्ते दामों पे लोन मिल सकेगा और वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड कर पाएंगे और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। बट आप सप्लाई साइड बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास अगर पैसा ही नहीं होगा, देन इफ़ दे विल नॉट कंज्यूम, देन व्हाट इज़ द पॉइंट इन एमएसएमई एक्सपैंडिंग देयर सप्लाई? एमएसएमईज विल बी एट लॉस। तो ऐसा एमएसएमईज करेंगे नहीं। डिस्पाइट accessibility of cheap loans, MSME will not expand if there is no demand in the economy. लोग अगर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मान लो कोई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है और आप उसको सस्ते दामों पे अगर आप लोन देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो खूब ज़्यादा आइसक्रीम बनाने लगेगी। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है आइसक्रीम खाने को, सो नेचुरली द आइसक्रीम मेकिंग कंपनी विल नॉट इंक्रीज इट्स सप्लाई। जो दूसरा एग्जाम्पल है स्पेशल फंड फॉर NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेशल फंड बनाया गया कि आगे वो इंडस्ट्रीज़ को सस्ते दामों पे लोन दे सके, और इंडस्ट्रीज़ को सस्ते दामों पे लोन मिलेगा तो फिर से इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगी और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। बट अगेन दिस इज़ अ सप्लाई साइड इनिशिएटिव। कंसेशनल लोन टू फार्मर्स। अब फार्मर्स को आप सस्ते दामों पे लोन दे रहे हैं ताकि फार्मर ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगा सकें, बट देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, देर इज़ लेस डिमांड, और इस कारण से प्राइस क्रैश हो रहा है। हाल फिलहाल में प्रॉब्लम ये आ रही है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं तो डिमांड कम हो गया है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का। इससे ऐसे टाइम में आप फार्मर्स को और भी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिवाइज करके यू आर फोकसिंग ऑन सप्लाई साइड नॉट ऑन द डिमांड साइड। इससे बेहतर होता कि आप ये जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको आप हेल्प करते कि आप डिमांड को इंक्रीज करो। इसके अलावा इजी लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स एंड द स्मॉल बिजनेस ओनर्स, अगेन इट इज़ अ सप्लाई साइड इनिशिएटिव, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। सो इस एग्जाम्पल की मदद से ज़रा समझ लेते हैं फिर से। जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको यहाँ मैंने फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन भी किया है कि मान लो कोई एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या एक एंटरप्रेनर है, उसकी ऑलरेडी एक शू फैक्ट्री चल रही है जिसमें वो 50 शूज़ बनाता है पर मंथ। तो ये 50 शूज़ ऑलरेडी पर मंथ बना रहा है। अगर भारत सरकार इसको एडिशनल फंड दे भी देती है तो इसके मदद से वो ये कर सकता है कि दूसरा शू फैक्ट्री लगा सकता है जिसके मदद से वो 50 जूते और बना सकता है पर मंथ। सो टोटल नाउ ही विल हैव 2 फैक्ट्रीज। फर्स्ट फैक्ट्री विल प्रोड्यूस 50 शूज़ पर मंथ एंड द सेकंड फैक्ट्री विल also produce 50 shoes per month. But the problem is there is no point in producing more and more shoes if the people in general do not have capacity to buy such shoes. उसके पहले ही फैक्ट्री के बनाए हुए जूते नहीं बिकेंगे because people in general are not having employment. In general they do not have income source. So there will be no demand, and when there will be no demand there is no point in increasing supply. So ये demand और supply मैच होने चाहिए, otherwise it will lead to wastage. तो अब ये समझते हैं कि आखिर भारत सरकार का क्या अप्रोच है, उनकी क्या थिंकिंग रही है इस तरह का अप्रोच लेने में व्हेन दे आर फोकसिंग मोर ऑन सप्लाई साइड रादर दैन फोकसिंग ऑन डिमांड साइड। तो देखो भारत सरकार के इस तरह का सोचना है कि इफ़ वी इंक्रीज सप्लाई then naturally there will be more and more factories to produce more and more goods and services, and when there is more factories naturally they will generate employment, and when they generate employment लोगों की इनकम बढ़ेगी, and when people will have higher income there will be pick up in demand। फिर से उस एग्जांपल को लेते हैं। भारत सरकार ऐसा सोच रही है कि अगर ये इंसान जब दूसरी फैक्ट्री लगाएगा
भारत सरकार से फंड लेकर के, तो उस फैक्ट्री के लिए वो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि बस इस एक फैक्ट्री की बात करें, इस तरह के कई सारे फैक्ट्री ओनर्स होंगे। जब वो फैक्ट्री लगाएंगे तो उनके वर्कर्स को नौकरी मिलेगी, जब वर्कर्स को नौकरी मिलेगी तो उनकी इनकम बूस्ट होगी, एंड जब उनकी इनकम बूस्ट होगी तो नेचुरली उनके प्रोडक्ट्स भी और ज़्यादा बिकेंगे। सो सप्लाई से डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि यू शुड फोकस ऑन बूस्टिंग डिमांड इन द प्रेजेंट टाइम रादर देन फोकसिंग ऑन सप्लाई टू बूस्ट डिमांड, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। लेकिन हाल फिलहाल में हमें ज़्यादा सेटबैक लगा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और लोगों की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम लेवल बहुत कम है। और वैसे हालात में आपको डायरेक्टली डिमांड साइड पे फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और आपको सप्लाई साइड से फिर आपको डिमांड बूस्ट करने का कोशिश जो है वो लंबा प्रोसीजर है, दैट माइट लीड टू फेलियर इन शॉर्ट टर्म। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखो कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार के सारे इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म ही फोकस्ड हैं या सप्लाई साइड ही फोकस्ड हैं। डिमांड साइड के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा के अंतर्गत एडिशनल फंडिंग दी गई है ऑफ 40,000 करोड़। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ बूस्टिंग डिमांड साइड। जब गाँव में रहने वाले लोगों को एमजी नरेगा के तहत ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो नेचुरली वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, अपना जो बेसिक उनका कंजम्पशन होता है FMCG, बिस्किट्स, चिप्स जो भी है वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ेगी। सो एमजी नरेगा एग्जाम्पल कैन बी टेकन एज अ बूस्ट टू डिमांड साइड। तो इस तरह के डिमांड साइड के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बट येस दिस इज ट्रू दैट मोर इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू बूस्ट द सप्लाई साइड। उसके अलावा जो दूसरा एसेंशियल फीचर बताया गया इन रिफॉर्म्स का, दैट मोस्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म। तो हाल फिलहाल में इस लॉकडाउन के कारण हमें शॉर्ट टर्म में झटका लगा है, इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन भारत सरकार वो रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है जो ऑलरेडी भारत सरकार लाने वाली थी। दैट वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ देयर विजन, इट वाज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। बस इसको इस कोविड-19 के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट ऐसा नहीं है दैट दीज रिफॉर्म्स आर टारगेटेड और सेंटर्ड टुवर्ड्स कोविड-19 ओनली, or they have been brought because of COVID-19 impact only. For example, building farmers producers organizations, ये already it was part of government of India's planning। और farmers producer organizations को लाने से ऐसा नहीं कि overnight या short term में benefit मिल जाएगा, क्योंकि farmers producers organization बनाने में हमें 6 महीने 1 साल का वक्त लगेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में हमें 6 महीने 1 साल का वक्त लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका रिटर्न मिलना शुरू होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दिस इज नॉट राइट अप्रोच। जब अभी शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा सेटबैक लगा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, सो वी शुड हैव बीन टेकिंग मोर शॉर्ट टर्म अप्रोच रादर देन गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म विजनरी अप्रोच। उसके अलावा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, अगेन इनको बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा और उसका जो बेनिफिट होगा उसका रिटर्न काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। Privatization of PSUs, anyway it was part of Government of India's vision or planning. Formalization of micro food enterprises, these can be considered as an example of long term reforms. भारत सरकार को शॉर्ट टर्म में रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी, शॉर्ट टर्म में कुछ बेनिफिट लाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ शॉर्ट टर्म का किस तरह का एग्जाम्पल है। जैसे PM किसान है, हर किसान को 6,000 रुपये दिए जाएंगे 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट में। तो ये एक शॉर्ट टर्म डिमांड साइड इनिशिएटिव कहा जा सकता है कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप है उसको डायरेक्ट आपने उसके हाथ में पैसा दे दिया। सो इससे उनको हाल फिलहाल में जो उनकी वल्नरेबिलिटी है, जो उनका इनकम का लॉस हुआ है, उसको मेकअप किया जा सकता है। साथ ही साथ वो डिमांड को जब बूस्ट करेंगे तो नेचुरली सप्लाई अपने आप बूस्ट हो जाएगा। सो इस आर्टिकल में ये सजेस्ट किया गया है कि जब शॉर्ट टर्म में इतना हेवी इंपैक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव बीन टेकिंग शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स। बट भारत सरकार एक तो सप्लाई साइड पे फोकस कर रही है एंड इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, जो हो सकता है कि कोविड-19 के केस में इस तरह का अप्रोच फेल हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोगों की इनकम और लोगों की इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और शॉर्ट टर्म में अगर इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो गई, जब शॉर्ट टर्म में लोगों ने डिमांड बिल्कुल ही कम कर दिया, तो ये कितना भी हम सप्लाई साइड पे फोकस करते रह जाएं, द इकोनॉमी विल नॉट पिक अप। ये इस आर्टिकल में कंक्लूजन दिया गया है। देयर आर दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, बट इफ इन शॉर्ट टर्म द इकोनॉमी कोलैप्सेस, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, सो नेचुरली वो अपना डिमांड एकदम मिनिमाइज कर देंगे। तो जब इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी कि लोग अपना डिमांड बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, तो ये सारे इंटरप्राइजेज डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको सस्ते दामों पर लोन मिल रहा है, ये सारे इंटरप्राइजेज बंद होने लगेंगे। और जब ये इंटरप्राइजेज
केसेस बंद होने लगेंगे, देयर विल बी मोर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट विल लीड टू बिगर चैलेंजेस। तो इस कारण से इस आर्टिकल में कहा गया कि भारत सरकार ने रिस्क उठाया है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश कर रही है इस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के बावजूद। अगर ये हिट हो जाता है देन वेल एंड गुड, बट अगर ये नहीं चलता है देन देयर विल बी बिगर प्रॉब्लम्स। The next article is taken from international segment. It is about probe to identify origin of COVID-19. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो देखो, हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 73rd सेशन चल रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोजेक्ट्स लेता है उन सब प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पहले पास करता है। तो पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे दुनिया के सारे मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपना अपना व्यू पॉइंट, और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं जिन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग चल रही है 73rd सेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इस सेशन में ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइंट तरीके से एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया, और उस रिजोल्यूशन में साफ साफ ये कहा गया दैट देयर इज़ ए नीड ऑफ इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। आखिर ये कोविड-19 जो दुनिया के 180 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्फेक्ट कर चुका है, ये कैसे इनिशिएट हुआ, इसको इंडिपेंडेंट तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से समझना जरूरी है। इस तरह का एक रिजोल्यूशन रखा ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने। तो दुनिया के बाकी कंट्रीज़ ने भी इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया। मोर देन 120 कंट्रीज़ हैव सपोर्टेड दिस रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब ऐसे हालात में जब 180 में से 120 कंट्री से ज़्यादा इसको सपोर्ट कर चुके हैं तो चाइना केम अंडर इंटेंस प्रेशर। आपको पता है कि इनडायरेक्टली द इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट फ्रॉम चाइना इटसेल्फ, द फिंगर्स आर बीइंग पॉइंटेड अगेंस्ट चाइना इटसेल्फ कि चाइना का कुछ फाउल प्ले है या तो फिर चाइना के गलती के कारण ये कोविड-19 इन्फेक्शन पूरे दुनिया भर में स्प्रेड हुआ। और इस कारण से चाइना स्टार्टिंग में चाहता नहीं था कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन अब बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली नाउ चाइना हैज़ कंसीडर्ड this demand and China has accepted that yes there should be an independent WHO led investigation to find out the origin of COVID-19। और WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, वो एक टीम लीड करेंगे और उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। हिज टीम विल सबमिट a report of lessons learned and make recommendations to improve national and global pandemic preparedness and response। The next article is taken from national segment. It is about effectiveness of virtual court. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the reforms of judiciary point of view। तो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, एक बात तो हम सब जानते हैं दैट इंडियन जुडिशियरी इज सफरिंग फ्रॉम द इशू ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। हमारे यहाँ पे कई सारे केसेस, इनफैक्ट अगर नंबर्स में बात करें तो ओवरऑल मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन जुडिशियरी। और इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे 2018 में एक बार ये भी कहा था दैट इंडियन जुडिशियरी नीड्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। इंडियन जुडिशियरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं कि एक केस को शॉर्ट टर्म में रिजॉल्व ही नहीं किया जा सकता। एक केस का अगर आज नंबर आता है तो फिर उसका नंबर 6 महीने बाद आता है, फिर उसके 1 साल बाद आता है, तो बस तारीख ही पड़ती रहती है। और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जो भी पेंडेंसी हैं केसेस के उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वी नीड टू हैव स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। एक तो क्लीशे स्टेटमेंट आपने सुनी रखा होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस हैं जो 20-20 सालों से चल रहे हैं, तो नेचुरली इस केस में वायलेशन ऑफ जस्टिस तो हो ही गया है। अगर हम नंबर्स की बात करें, आप इस नंबर्स को कोट भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में, तो ओवरऑल अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो देयर आर मोर देन 54,000 केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। इन ओवरऑल हाई कोर्ट्स मोर देन 45 लाख केसेस आर पेंडिंग एंड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। सो अब जरा न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल है क्या। तो देखो, बिकॉज ऑफ कोविड-19
इंडिया के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था, उनकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद से वर्चुअल कोर्ट से स्टार्ट कर दिया। वर्चुअल कोर्ट मतलब कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कोर्ट के अंदर लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, बट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किए जा रहे थे। और अब ये बात निकल के आ रही है दैट वर्चुअल कोर्ट्स हैव प्रूव टू बी मच मोर इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज टाइम इफेक्टिव। एक तो इतने सारे लोगों का आना जाना, उसमें जो कॉस्ट लगता है वो एक अलग बात है। उसके अलावा टाइम की बात की जाए तो 3 जजेज के बेंच ने, और ये 3 जजेज हैं आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा एंड अनिरुद्ध बोस, इन 3 जजेज के केस बेंच ने कहा है कि ओवरऑल इन्होंने स्टडी की है प्रॉपर। ये 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन 3 जजेज के बेंच ने प्रॉपर स्टडी करके बताया है कि ओवरऑल टाइम इफेक्टिवनेस बिकॉज ऑफ वर्चुअल कोर्ट काफ़ी इंप्रूव हो गया है। ऑन एन एवरेज एक दिन में सुप्रीम कोर्ट 20 केसेस ले पाता था, लेकिन पिछले 2 महीनों में बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन वर्चुअल कोर्ट की मदद से द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एबल टू टेक मोर देन 40 केसेस ऑन एन एवरेज पर डे। सो इट हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द टाइम इफेक्टिवनेस। और अगर इस वर्चुअल कोर्ट के कॉन्सेप्ट को हाई कोर्ट लेवल पे और सबऑर्डिनेट कोर्ट लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया, देन इट विल नेचुरली हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भानुमति हैज सेड दैट शी विल रिकमेंड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एस ए बोबडे साहब टू मेक वर्चुअल कोर्ट ए परमानेंट प्रैक्टिस फॉर ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। और इसकी मदद से जो मेजर प्रॉब्लम हमारी जुडिशियरी का दैट इज़ पेंडेंसी ऑफ केसेस, उनको बहुत हद तक कर्ब किया जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एग्जांपल से द रेट हैज़ बीन डबल्ड। एक दिन में 20 केसेस के जगह पे अब 40 केसेस पे सुनवाई हो पा रही है। Let us also briefly see how we can use this in our answer writing. If there is a question on pendency of cases in courts, use it as a solution to reduce pendency. आप लिख सकते हैं कि virtual court can be an effective solution in reducing the pendency of cases, and you must also mention that this idea has been pitched by Justice Bhanumati of Supreme Court. आप जब proper source को quote करते हैं तो आपको और बेहतर मार्क्स मिलते हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about corruption in PM Kisan scheme. So देखते हैं, this news article is important from our syllabus paper 3 governance point of view, issues of corruption. So news article समझते हैं है क्या। So there has been allegation of corruption in implementation of PM Kisan scheme in Assam. पीएम किसान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कई सारे करप्शन के इश्यूज अब निकल के आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है एलिगेशन से अभी तक तो दैट मोर देन 40% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर बोगस। बोगस मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, बट नेवरदलेस देयर नेम हैज़ बीन प्रपोज्ड एंड दे आर गेटिंग द एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है लिस्ट को प्रिपेयर करना ऑफ द बेनिफिशियरीज, और ये जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने ज़्यादातर अपना नाम अपने रिलेटिव्स का नाम चढ़ा करके भेज दिया है एज बेनिफिशियरी, दो दे डू नॉट क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियाज, बट फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़ा करके भेज दिया है इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स अंडर पीएम किसान स्कीम। तो जरा समझते हैं कि ये पीएम किसान स्कीम के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। पीएम किसान का पूरा नाम है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। अंडर दिस प्रोग्राम all land holding farmer families will be provided a direct income support at the rate of ₹6,000 per year. तो 6,000 रुपये का सपोर्ट दिया जाएगा, डायरेक्ट मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर फैमिलीज़ को, और ये एक बार में 6,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, दैट विल बी गिवन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 ईच, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ दीज फार्मर फैमिलीज़। और ये एक तरह का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स द इंटायर कॉस्ट ऑफ दिस स्कीम विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इतने सारे इरेगुलरिटीज़ हुए हैं पीएम किसान स्कीम के अंदर, और इससे रिलेटेड लगातार न्यूज़ आ रहे हैं कम से कम आसाम ट्रिब्यून के अंदर, क्योंकि इट इज़ अ रीजनल न्यूज़ ऑफ असम, क्योंकि असम के अंदर ये इरेगुलरिटीज़ के न्यूज़ आए हैं। तो बस पीएम किसान स्कीम के प्रोविजन जानने से काम नहीं चलेगा, आपको अब ये भी जानना होगा कि हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर दिस पीएम किसान स्कीम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं हैं वो भी बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पीएम किसान स्कीम। तो एक बार ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से लोग इंटाइटल्ड हैं। मैंने तो आपको कहा दैट लैंड होल्डिंग फार्मर्स
को इस स्कीम के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन कुछ एक लैंड होल्डिंग फार्मर्स को एक्सक्लूड भी किया गया है। यानी कि सारे लैंड होल्डिंग फार्मर, सारे फार्मर जो लैंड होल्ड कर रहे हैं उन सब को इंक्लूड नहीं किया जाएगा अंडर बेनिफिशियरी ऑफ पीएम किसान। सम हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो कौन कौन से लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया, उनको ज़रा देखते हैं। दोज फार्मर्स हु आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लैंड होल्डर्स। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लैंड होल्डर्स मतलब बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं कि उनकी वो खेती भी कर रहे हैं और उनके खेतों पे फैक्ट्रीज भी लगी हैं, जैसे शुगर केन फैक्ट्री लगी है उनके खेतों पे, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की फैक्ट्री लगी है। तो ये किसान बड़े लेवल के किसान होते हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री भी है और खुद खेती भी कर रहे हैं, उनको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लैंड होल्डर्स। और ऐसे फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर पीएम किसान स्कीम। उसके अलावा ऑल दोज फार्मर्स या उनकी फैमिलीज़ जिनका कोई भी मेंबर इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसको पीएम किसान स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और ये कैटेगरी को जरा एक एक करके देखते हैं। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द फार्मर फैमिली होल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, देन दैट फार्मर फैमिली विल नॉट गेट बेनिफिट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर आप होल्ड करते हैं देन, या आपकी फैमिली में कोई होल्ड करता है, देन यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड अंडर दिस पीएम किसान स्कीम। उसके अलावा इफ़ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज़ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रेजेंट और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, देन यू वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। उसके अलावा इफ़ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज़ सर्विंग और रिटायर्ड officer and employee of central or state government, then you won't be eligible under this scheme. All persons who paid income tax in last assessment year will not be eligible under this scheme. ऐसा नहीं है कि आपके परिवार का कोई एक इंसान इनकम टैक्स पे कर रहा है, मतलब यानी कि उसकी अच्छी खासी इनकम है, 5-6 लाख की इनकम है, और आप दूसरे तरफ पीएम किसान स्कीम के अंदर बेनिफिट्स ले रहे हैं, इट वॉन्ट बी अलाउड। उसके अलावा इफ़ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज़ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए, देन यू वॉन्ट बी एंटाइटल्ड फॉर बेनिफिट्स अंडर दिस पीएम किसान स्कीम। तो मुझे लगता है कि चूँकि इससे रिलेटेड इतने सारे कंट्रोवर्सी हो गए, कम से कम एपीएस एग्ज़ाम के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। In our query segment today we will discuss the concept of NEER and REER. NEER stands for Nominal Effective Exchange Rate and REER stands for Real Effective Exchange Rate. इनका जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। नीर इज अ वेटेड एवरेज ऑफ बाईलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स ऑफ द होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, while REER is the weighted average of nominal exchange rate adjusted for relative price differential between domestic and foreign currency. It relates to purchasing power parity. तो ये इनका बेसिक डेफिनेशन है। अब इनको कॉन्सेप्चुअली पहले समझते हैं, देन आई एम कॉन्फिडेंट कि जब एक बार इनका कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, फिर जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगा। सो अब इनको समझते हैं कॉन्सेप्चुअली। सबसे पहले नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को समझने से पहले सिर्फ समझते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट पहले समझते हैं। इट इज़ रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल आपने सुन रखा होगा $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, 75 रुपीज़, हमने यहाँ हाइपोथेटिकली मान रखा है $1 इज इक्वल टू ₹60। तो ये होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट कि क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में $1 के अगेंस्ट चल रहा है इंडियन रुपी का वैल्यू, उसको कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। द रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसी ऑफ टू कंट्रीज़, तो $1 इज इक्वल टू ₹60। अब जरा समझते हैं कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होगा। माइंडेड दिस इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, बट हम यहाँ आप समझेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के लिए हमें वो सारी कंट्रीज़ को देखना होगा जिसके साथ इंडिया ट्रेड करता है। तो यहाँ पे हमने मान लो हाइपोथेटिकली मान रखा है कि इंडिया बस दुनिया के 3 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है, और वो हैं द यूएस, जर्मनी एंड ब्रिटेन। और ट्रेड वॉल्यूम में ओवरऑल जितना भी इंडिया ट्रेड करता है उसका 40% ट्रेड मान लो इंडिया यूएस के साथ करता है, 30% ट्रेड इंडिया जर्मनी के साथ करता है और 30% ट्रेड इंडिया ब्रिटेन के साथ करता है। और जैसे यूएस की करेंसी है डॉलर, तो डॉलर और रुपए के बीच का नॉमिनल एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 60। जर्मनी की करेंसी है यूरो, तो यूरो और रुपए का बीच का एक्सचेंज रेट मान लो हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान रखा है ₹80, €1 इज इक्वल टू 80। और वैसे ही ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड, तो पाउंड और रुपीज़ के बीच का एक्सचेंज रेट हमने मान रखा है £1 इज इक्वल टू ₹90। तो अब देखते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होगा। देखो
यूएस के साथ हम ट्रेड करते हैं कितना 40%, 40% मतलब 0.4, तो 0.4 है वेटेज ऑफ आवर ट्रेड विथ यूएस। तो यूएस का जो यूएस करेंसी के साथ जो इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट है दैट इज 60 मल्टीप्लाइड विथ 0.4, क्योंकि 0.60 इज़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस करेंसी इनटू मल्टीप्लाइड विथ 0.4 बिकॉज 0.4 इज़ द वेटेज ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया विथ यूएस। उसके अलावा 80 इज़ द प्राइस ऑफ euro, that is the 80 is the nominal exchange rate of euro, and since 30% is the trade volume of India with Germany, so the weightage of volume of trade with India with Germany will be 0.3. Likewise 90 is the nominal exchange rate of Britain pound with respect to Indian rupee, and 0.3 is the weightage of India's trade with Britain. So इस तरीके से nominal effective exchange रेट निकाला जाता है, और यह जब निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 75। तो ये होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का तरीका। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का तरीका नीर। अब जरा समझते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का तरीका रीर। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने से पहले लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियल एक्सचेंज रेट। हमने पहले नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखा था, तब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखा। अब लेट अस अंडरस्टैंड रियल एक्सचेंज रेट, देन वी विल सी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ टू करेंसी रिलेटिव टू वन अदर। इसको इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। For example, if $1 is equal to rupees 60 in nominal exchange rate, that does not mean that if apple that is of rupees 60 per kg in India, the same quality of apple will cost you $1 in US. अगर आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट मार्केट में $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो $1 की परचेजिंग कैपेसिटी है वही 60 रुपये की परचेजिंग का कैपेसिटी है। अगर 60 रुपये में आपको 1 kg एप्पल मिलता है इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वालिटी का एप्पल आपको $1 पर kg मिलेगा यूएस के अंदर। नॉर्मली सोच के आपको ऐसा ही लगेगा कि अगर एक्सचेंज रेट मार्केट में मैं $1 के बदले 60 रुपये मुझे मिलता है, तो यूएस के अंदर $1 में जितना एप्पल मुझे मिलना चाहिए और कोई कमोडिटी मिलनी चाहिए, उतना कमोडिटी हमें मिलना चाहिए उसी क्वालिटी का इन 60 रुपीज़ इन इंडिया, ऐसा हमें लगेगा, बट ऐसा है नहीं। रियल सेंस में एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ दीज टू करेंसी इज़ डिफरेंट। अगर रियल सेंस में आप देखने जाएंगे तो इनमें काफ़ी अंतर होगा। क्यों अंतर होगा उसको भी ज़रा समझेंगे। तो रियल सेंस में आपको ऐसा पता चलेगा कि एक्सचेंज रेट मार्केट में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मार्केट में तो $1 इज इक्वल टू ₹60 मिल रहा है, बट इन रियल सेंस आपको एक एप्पल 60 रुपीज़ पर kg मिल रहा है इन इंडिया। द सेम क्वालिटी ऑफ एप्पल यू विल फाइंड एट $2 पर kg इन US. सो रियल एक्सचेंज रेट विल बी $2 इज इक्वल टू ₹60 और $1 इज इक्वल टू ₹30, वाइल नॉमिनल एक्सचेंज रेट वॉज $1 इज इक्वल टू ₹60, बिकॉज एक्सचेंज रेट मार्केट में यही रेट चल रहा है। लेकिन रियल सेंस में जो परचेजिंग पावर है डॉलर की इन यूएस यानी कि उसके कंट्री में और रुपए की इन आर कंट्री, उसमें अंतर है। और रियल सेंस में एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज इक्वल टू ₹30। तो इस तरीके से तीनों करेंसी की अपनी अपनी रियल एक्सचेंज रेट निकाली जाएगी, डॉलर की, यूरो की और पाउंड की, और फिर उनको उनके वेटेज से, जो उनका ट्रेडिंग वेटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यूएस के साथ ट्रेडिंग वेटेज था 0.4 का, ब्रिटेन के साथ ट्रेडिंग वेटेज था 0.3 का और जर्मनी के साथ था 0.3, हमने हाइपोथेटिकली लिया था। देन रीर दैट इज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल कम आउट टू बी 45। सो ये अंतर होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। माइंड इट, मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसमें हमने किस कंट्री के साथ कितना हमारा ट्रेड है उसका वेटेज भी लिया है इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। उसके अलावा मैंने आपको बताया रियल एक्सचेंज रेट यानी कि रियल सेंस में एक करेंसी की क्या परचेजिंग पावर है इन इट्स रेस्पेक्टिव मार्केट या रेस्पेक्टिव कंट्री, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हमने रियल एक्सचेंज रेट पे कंट्री के ट्रेड का वेटेज भी इंक्लूड कर लिया है। अब कुछ बेसिक सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए कि सर, पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ये रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में अंतर क्यों है। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे $1 बराबर 60 रुपया मिलता है, लेकिन वही $1 में जितना सामान मैं खरीद सकता हूँ यूएस के अंदर, उतना सामान 60 रुपये में मैं इंडिया में नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो ये अंतर क्यों है?
पहला सवाल ये होना चाहिए। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आखिर ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का सिग्निफिकेंस क्या है। आखिर कोई भी चीज़ टर्म डिफाइन की गई है, उनका फॉर्मूला बनाया गया है, उनको कैलकुलेट करती है भारत सरकार, तो इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, सिर्फ ऐसे नाम के लिए तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो दीज आर 2 बेसिक क्वेश्चन जो आपको जरूर जानना चाहिए, बट आई वॉन्ट बी डीलिंग इट टुडे बिकॉज आवर सेशन इज बिकमिंग टू लॉन्ग टुडे, सो आई विल डील इट लेटर ऑन। हो सकता है मैं कल के ही सेशन में इसको डील कर लूँ, बट आई वुड लाइक टू नो कि क्या आपको इसके आगे का जवाब पता है। इफ़ यू नो देन यू कैन एक्सप्लेन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ड हुई है। यू एक्सप्लेन कि आखिर ये दोनों सवालों का जवाब आप मुझे बताओ कि दोनों रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में अंतर क्यों होता है और इन दोनों को कैलकुलेट क्यों करते हैं, नीर और रीर को। ऑन दैट बेसिस अगर ज़्यादातर लोग जवाब दे पा रहे हैं इसी तरीके से, देन आई वॉन्ट कवर इट इन टुमारो सेशन। अदरवाइज इफ देयर इज प्रॉब्लम ऑल्सो लेट मी नो दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कि ये दोनों क्यों किए जाते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज नीर और रीर इन टुमारोज newspaper analysis. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we will cover topic number 341 to 345. Topic number 341 is about Varisht Pension Bima Yojana. As a part of government's commitment for financial inclusion and social security, the Union Cabinet has given its post facto approval to launch a Varisht Pension Bima Yojana. The life insurance company would be implementing body of the scheme during the current financial year. The scheme aims to provide social security to elderly person aged 60 during their old age. Under the scheme, an assured pension with guaranteed return of 8% per annum would be provided for a period of 10 years. Besides, the nominee would have an option for pension on a monthly, quarterly, half-yearly and annual basis. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 342 is World Investment Report. The World Investment Report support policymakers by monitoring global and regional foreign direct investment trends and documenting national and international investing policy developments. The United Nations Conference on ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD पब्लिशेज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आप ये दूसरा पॉइंट जरूर याद रखना, ज़्यादातर यही इसी तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019। इस तरह के सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। सो ये पॉइंट आप कम से कम याद रखना। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है वो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। Shadow banking in India. The term shadow banking was first used in 2007 and refers to the bank-like functions performed by entities outside the regular banking system. The more comprehensive definition as adopted by Financial Stability Board is that the credit intermediation involving entities and activities outside regular banking system has been known as shadow banking. सरल शब्दों में वो सारे entities जो बैंक जैसा ही काम करते हैं but they are not formal bank are known as shadow banking. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 344 is about participatory notes or P notes. So P notes are issued by registered foreign institutional investors to overseas investors to invest in Indian stock market. P notes enable large hedge funds to carry out their operations without disclosing their entity. ये सबसे important बात है कि जो लोग भी P notes के थ्रू पैसा लगाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में इन इंडिया, उनको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो कौन है और उनके पास वो पैसा कहाँ से आया है। The P notes have attracted significant market attention recently because of huge inflow of foreign funds into Indian stock market through this route. Any entity investing in participatory note is not required to register with SEBI since it is purchased from registered financial institution investors. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 345 is about Foreign Investment Facilitation Portal. The Foreign Investment Promotion Board was replaced by Foreign Investment Facilitation Portal to speed up the FDI inflow and to increase the transparency in FDI approval in the country. So this portal is being administered by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, that is under Ministry of Commerce and Industry. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 336 to 340 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 341 to 345 can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.